कछुआ भी युग और अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, तुम हमें अपना दोस्त ही समझो। बताओ तुमने उन लड़कियों का शिकार क्यों किया? कछुआ, युग और अभिमन्यु तीनों यामिनी पर दबाव बनाते जा रहे थे। बार बार उससे यही सवाल पूछे जा रहे थे कि उसने लड़कियों के शिकार क्यों किए, पर यामिनी थी कि खामोशी के साथ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो काफी परेशान थी। जैसे उन सवालों के जवाब उसके पास मौजूद होते हुए भी वो उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। युग यामिनी पर फिर से दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो यामिनी, तुम चुप क्यों हो? बोलो, तुमने उन लड़कियों का शिकार क्यों किया? क्यों मारा उन्हें? अब युग को भी लगने लग गया था कि यामिनी ने ही उन लड़कियों का शिकार किया है, और ये बात यामिनी ने युग की आंखों में देखकर भांप ली थी। यामिनी नहीं चाहती थी कि अब उसके और युग के बीच जरा सी भी कड़वाहट पैदा हो किसी भी बात को लेकर। यामिनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, उन लड़कियों के शिकार मैंने नहीं किए हैं। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अगर तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? यामिनी भारी आवाज में जवाब देती है, उस काले साए ने युग बाबू। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर जो काले बादल मंडराने लग जाते हैं, उनमें तेज जोरदार बिजली चमक रही थी। तभी अचानक बिजली इतनी तेज गिरी कि कछुए के पैर डगमगा गए। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? उस काले साए ने? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, उस काले साए ने। वो काला साया बहुत चालाक है। उसने उसी तरह लड़कियों के शिकार किए जैसे मैं मर्दों के करती हूँ, ताकि सबको ये लगे कि लड़कियों के शिकार भी मैंने ही किए हैं। अभिमन्यु असमंजस में फंसते हुए कहता है, पर वो काला साया ऐसा क्यों चाहता था? वो क्यों चाहता था कि सबको ये लगे कि तुमने यानी यक्षिणी ने शिकार किए हैं? यामिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, हाँ, क्योंकि वो छुपाना चाहता था। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, वो छुपाना चाहता था, पर क्या? यामिनी अभिमन्यु को सब कुछ बताते हुए कहती है, तुम जानते हो अभिमन्यु, उस काले साए ने औरतों के शिकार कैसे किए, किसकी मदद? यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार बिजली चमकती है। इस बार बिजली इतनी तेज चमकी थी कि सिर्फ कछुआ नहीं बल्कि युग और अभिमन्यु की भी रूह कांप गई थी। उनके पैर उनकी जगह से डगमगा गए थे। अचानक से मंजर बदलने लग जाता है। हवाएं तूफान में बदलने लग गई थी। धूल मिट्टी के कण हवा में उड़ने लग गए थे। अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि खतरा और बढ़े। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, युग, कछुआ और यामिनी तीनों एक साथ ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखने लग जाते हैं। सब समझ गए थे कि अभिमन्यु किस खतरे की बात कर रहा था। जैसे ही वो तीनों ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखते हैं, उन तीनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे थे, उनमें हल्की आसमानी रोशनी चमक रही थी। वो बादल गोल शेप में थे और वहीं पर गोल गोल घूमने लग गए थे। कछुआ कहता है, वो क्या हो रहा है? अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं, पर इतना पता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले कि हम फिर से उस काले साए के शिकंजे में फंसे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। युग गुस्से के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उस काले साए का अंत किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। यही सही मौका है उसे खत्म करने का। युग आगे की बात यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, अब तो तुम्हारा ताज मिल गया ना यामिनी, चलो अब मार देते हैं उस काले साए को, अंत कर देते हैं उसका। तुम्हारे पास और मेरे पास, दोनों के पास शक्तियां हैं, हम दोनों मिलकर मार देंगे उसे। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, हम दोनों मिलकर उसे नहीं मार सकते। हमारी शक्तियां उसे मारने के लिए काफी नहीं है। हमें तारा की जरूरत है, और इस वक्त तारा। यामिनी की बात पूरी करने से पहले ही अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, हाँ युग, यामिनी सही कह रही है, तुम दोनों की शक्तियां काफी नहीं है। देख, तू ना जोश जोश में होश मत खो। तू हमेशा यही करता है और अभी भी वही कर रहा है। इस वक्त हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हमें जोश में नहीं, होश से काम करना है। युग के कुछ कहने से पहले ही यामिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, चलिए यहाँ से, मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। यामिनी के ये बात कहते ही युग को ना जाने क्या हो जाता है। वो यामिनी को मना नहीं कर पाता है और ना चाहते हुए भी अपने कदम यामिनी के साथ बढ़ाने लग जाता है। यामिनी और युग के पीछे पीछे ही अभिमन्यु और कछुआ भी जाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद यामिनी जंगल के अंदर थी। वो धड़ाधड़ अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। उसी के पीछे युग, अभिमन्यु और कछुआ चलते जा रहे थे। यामिनी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे वो किसी चीज से डरी हुई हो। घबराहट उसके चेहरे पर देखकर ही समझ आ रही थी। इस वक्त जंगल के अंदर उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। वो चारों जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। कछुआ तो यही सोचकर परेशान हो गया था कि यामिनी उन्हें कहाँ ले जा रही थी। उसका मन तो बार बार कर रहा था कि वो यामिनी से पूछे कि वो उन्हें कहाँ ले जा रही थी।
पर उसके मन में अभी भी यामिनी के लिए थोड़ा सा डर बसा हुआ था, इसलिए वो भी अभिमन्यु और युग की तरह खामोशी के साथ चलते जा रहा था। युग यामिनी के पीछे चलते हुए कहता है, यामिनी तुम हमें बताओगे तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? यामिनी आगे कदम बढ़ाते हुए ही जवाब देती है, युग बाबू मैंने आपसे कहा ना, आप बस मेरे पीछे चलते रहिए। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, अगर समझाने बैठी तो फिर वक्त निकल जाएगा। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब मैं वहीं पर आपको सब कुछ बता दूंगी। पर युग बाबू अभी मुझसे कुछ मत पूछे, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। यामिनी के इतना कहने पर युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, चुपचाप यामिनी के पीछे चलते रहता है। यामिनी की बातें सुनकर कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये यामिनी हमें ले कहाँ पर जा रही है और वहाँ पर पहुंचकर ये हमें क्या बताने वाली है। सभी लोग यामिनी के पीछे चल ही रहे थे कि अभिमन्यु को वो जगह जानी पहचानी लगती है और वो अपने आसपास की जगह को गौर से नोटिस करते हुए कहता है, ये रास्ता तो उस झरने के पास ले जाता है। यामिनी तुम हमें झरने के पास ले जा रही हो? यामिनी चलते हुए जवाब देती है, हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु संकोच में पड़ते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में हमें वहाँ पर क्यों ले जा रही हो यामिनी? आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है? यामिनी खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, वहीं पर सब कुछ है अभिमन्यु, तुम सब बस मेरे साथ चलो। मैंने कहा ना वहाँ पहुंचकर मैं तुम सबको सब कुछ बता दूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। यामिनी के इतना कहने पर अभिमन्यु भी पलटकर कुछ नहीं पूछता है, खामोशी के साथ ही यामिनी के पीछे चलता रहता है। कुछ देर बाद, कुछ ही देर में भोर भी होने वाली थी, जिसका संकेत पंछियों ने देना शुरू कर दिया था। उनकी चहचहाने की आवाज आने लग गई थी। यामिनी, युग, अभिमन्यु और कछुआ को लेकर झरने के पास पहुंचने वाली थी। झरने की आवाज सुनाई देने लग गई थी। जैसे जैसे वो झरने के पास जाते जा रहे थे, झरने की आवाज तेज होते जा रही थी। चलते चलते युग चिढ़ने लग गया था। युग पहले से ही यामिनी से चिढ़ा हुआ था, इस बात को लेकर कि उसने उस काले साए को मारने में उसका साथ नहीं दिया, वरना आज ही वो उस काले साए का ग्रेवयार्ड कोठी में अंत कर देते। और अब बिना वजह बताए इस तरह वो अपने साथ कहीं ले जा रही थी, चुपचाप पीछे चलने को कह रही थी। जैसे जैसे वो चलते जा रहा था, उसके अंदर की चिढ़ और बढ़ते जा रही थी। युग चलते चलते गुस्से के साथ अपने कदम जमीन पर मारता है और वहीं पर रुक जाता है। युग के रुकते ही अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या हुआ युग, तू रुक क्यों गया? आगे चल ना। युग अभिमन्यु की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है और सीधे यामिनी पर हावी होते हुए कहता है, बस यामिनी बहुत हुआ, अब तुम हमें बताओगी तुम हमें झरने के पास क्यों ले जा रही हो? यामिनी अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसके लिए युग बाबू। यामिनी की ये बात कहते ही जब युग अपनी नजरें सामने करता है तो दंग रह जाता है। सिर्फ युग ही नहीं बल्कि अभिमन्यु और कछुए का भी इस वक्त वही हाल था जो युग का था। तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनके सामने कुछ दूरी पर ही झरना था, जिसकी धारा सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी, जिससे ओम की आवाज निकल रही थी। उसी शिवलिंग की तरफ अपना मुंह करके तारा ध्यान में बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और आंखें बंद थी। वो उसी स्थिति में अब तक बैठी हुई थी जिसमें यामिनी यहाँ से जाने से पहले उसे छोड़कर गई थी। सूर्य उदय होने लग गया था और उसकी किरणें तारा के ऊपर धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई थी। कछुआ तारा को एकटक नजर से देखते हुए यामिनी से पूछता है, ये तो तारा है ना यामिनी? यामिनी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ कछुआ ये तारा ही है। कछुआ असमंजस में पड़ते हुए यामिनी से पूछता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ध्यान मुद्रा में क्यों बैठी हुई है? अगले ही पल यामिनी, कछुआ, युग और अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है कि वो तारा को वहां पर लेकर क्यों आई थी और तारा इस वक्त क्या कर रही है। सब कुछ जानने के बाद कछुआ हैरानी के साथ यामिनी से कहता है, इसका मतलब जिस रात से तुम कैद हुई थी उसी रात से तारा यहीं पर बैठी हुई है साधना में, बिना कुछ खाए पिए? यामिनी कहती है, हाँ कछुआ, तुम तो खुद एक सौदाई हो, ये बात अच्छे से जानते हो। साधनाएं कैसे होती हैं? जब कोई साधना में बैठता है तो अपनी भूख, प्यास, नींद सब भूल जाता है। उसका एक ही मकसद होता है, साधना पूर्ण करना। पुराने जमाने में तपस्वी यही सब तो किया करते थे और तारा तो स्वयं महाशक्ति का अंश है, फिर उसे कैसी भूख प्यास? यामिनी तारा के पास जाते हुए उसे आवाज देते हुए कहती है, तारा बेटी मैं आ गई, तारा मैं आ गई। जैसे ही तारा के कानों में यामिनी की आवाज गूंजती है, तारा को याद आता है कि यामिनी ने जाते वक्त उससे कहा था कि अब वो अपनी आंखें तभी खोलेगी जब उसकी आवाज सुनेगी। यामिनी की आवाज सुनते ही तारा अपनी आंखें खोल देती है। जब तारा पीछे मुड़ती है और यामिनी को वहां पर देखती है तो खुशी से फूले नहीं समाती है। तुरंत यामिनी के गले लगते हुए कहती है, यामिनी दीदी आप आ गई, आप आ गई यामिनी दीदी। यामिनी तारा के बराबर अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे से स्नेह से गले लगे हुए थे। तारा खुशी खुशी यामिनी से कहती है, मैंने शक्ति जागृत करने का तीसरा चरण भी पूरा कर लिया यामिनी दीदी। मैंने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा लिया है।
अब मैं उन्हें नियंत्रित कर सकती हूँ। यामिनी भी खुश होते हुए कहती है, मुझे पता था तारा बेटी तुम इस तीसरे चरण पर भी आसानी से फतेह हासिल कर लोगी, और वो तुमने कर लिया। युग यामिनी और तारा को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम इसी वक्त का इंतजार कर रही थी ना यामिनी? देखो अब तारा की भी शक्तियां जागृत हो गई हैं। मेरे पास, तुम्हारे पास और तारा के पास, हम तीनों के पास शक्तियां हैं। चलो अब हम तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं उस काले साए को, ब्लड मून की रात आने से पहले ही। यामिनी खामोश रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। उसके चेहरे पर अभी भी एक मायूसी थी। युग फिर बोल पड़ता है, क्या हुआ यामिनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये यहाँ पर खड़े रहने का वक्त नहीं है। वो काला साया कल ब्लड मून की रात कुछ करे उससे पहले ही हम उसे खत्म कर देते हैं। यामिनी खोए हुए अंदाज में कहती है, नहीं युग बाबू, हम उसे खत्म नहीं कर सकते। युग हैरानी के साथ कहता है, खत्म नहीं कर सकते? क्यों खत्म नहीं कर सकते यामिनी? यामिनी फिर खामोश रहती है, कुछ जवाब नहीं देती। यामिनी दुविधाओं में फंसी नजर आ रही थी। युग चिढ़ते हुए गुस्से के साथ कहता है, यामिनी हम उस काले साए को खत्म नहीं कर सकते, या तुम उस काले साए को खत्म नहीं करना चाहती हो? अपने ऊपर इल्जाम लगते हुए देख यामिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो युग बाबू? भला मैं उस काले साए को क्यों नहीं मारना चाहूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि उसका अंत हो जाए। युग गुस्से के साथ ही कहता है, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है यामिनी, कि तुम उस काले साए को क्यों नहीं मारना चाहती? अब किस चीज का इंतजार कर रही हो तो गई है तारा की शक्तियां जागृत। यामिनी खामोशी रहती है। युगी अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी माँ को उस काले साए की कैद से आजाद ही नहीं कराना है, पर मुझे मेरे पापा की रूह को उस काले साए की कैद से जरूर आजाद करवाना है, और वो मैं करवा कर रहूंगा। चलो तारा बेटी, हम दोनों ही मिलकर उस काले साए का अंत कर देंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारी यामिनी दीदी इस काम में कभी हमारी मदद करेगी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा है, और डरे हुए लोग कभी किसी का अंत नहीं कर सकते। इतना कहकर युग तारा का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी यामिनी तारा का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करते हुए युग से कहती है, मैंने कहा ना युग बाबू, हम उस काले साए को नहीं मार सकते। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? जिद क्यों कर रहे हैं? युग गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो यामिनी? क्यों नहीं मार सकते हम उस काले साए को? तुम बताती क्यों नहीं हो? युग की आंखों का गुस्सा देखकर यामिनी समझ गई थी कि उसे युग को अब सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना वो कुछ भी कर सकता था। अकेले ही तारा को लेकर वहां से जा सकता था, और यामिनी युग से लड़ना नहीं चाहती थी। युग फिर यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो यामिनी, हम क्यों नहीं मार सकते उस काले साए को? यामिनी गुस्से के साथ ही नम आंखों के साथ कहती है, क्योंकि उस काले साए को मारने से पहले युग बाबू मुझे आपको मारना पड़ेगा।